जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI अड्डा में। आज मटेरियल साइंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेटल के पार्ट फेरस, नॉन फेरस और उसमें फेरस में पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बन आयरन, एलॉय स्टील, नॉन फेरस में जिंक, लेड, कॉपर, टिन, एल्युमिनियम, इनके बारे में बताया था। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिग आयरन। पिग आयरन खनिज लोहे से प्राप्त पदार्थ को पिग आयरन कहा जाता है। इसे कच्चा लोहा भी कहा जाता है। ये कच्चे फॉर्म में पाया जाता है, मतलब अशुद्ध रूप में पाया जाता है। फिर इसको शुद्ध करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी होती है जिसको बात्या भट्टी भी बोलते हैं हिंदी में। ये इसमें शुद्ध किया जाता है, इसमें पकाया जाता है। इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वाष्प होके उड़ जाती हैं और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक, फास्फोरस आदि अशुद्धियाँ भी इससे अलग हो जाती हैं। कच्चे फॉर्म में जो लोहा पाया जाता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से यह ब्रिटल होता है। ये याद रखिएगा, जहाँ पर कार्बन की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर लोहे की ब्रिटलनेस बढ़ेगी, मतलब कि भंगुरता इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो ब्रिटलनेस कम होगी। अब इसको पकाने के लिए खनिज लोहे की जरूरत पड़ती है, उसमें कोक की जरूरत पड़ती है, चूने पत्थर की जरूरत पड़ती है। कोक जो होता है ये ऊष्मा प्रदान करता है, आग जलाने का काम आता है। और चूने का पत्थर ये है, फ्लक्स का काम करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, आयरन का गलनांक होता है, उसको कम करता है और कम ताप पर गलाने में मदद करता है। तो सबसे पहले खनिज लोहा देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो धरती से खोद कर निकाले गए लोहे को ही खनिज लोहा कहते हैं, जो अशुद्ध रूप में होता है। जैसे पहला नंबर है क्ले आयरन स्टोन, इसमें 44% पाया जाता है लोहे का कण। यह रानीगंज और झरिया के खानों में प्राप्त होता है। और रेड हेमेटाइट, इसमें 47% से 70% तक लोहे के कण मौजूद होते हैं। इसका रंग गहरा लाल अथवा गहरा स्लेटी होता है, इस वजह से इसे रेड हेमेटाइट बोलते हैं। एक ब्राउन हेमेटाइट होता है, ये लिमोनाइट भी इसे कहा जाता है। इसमें 30 से 35% तक लोहे के कण पाए जाते हैं। इसका रंग पीला अथवा भूरा होता है। और एक होता है मैग्नेटाइट। ज़्यादातर ऑप्शन में पूछा जाता है कि लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं या कौन कौन से खनिज होते हैं जहाँ से हमको लोहा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में दे देता है, जैसे मैग्नेटाइट दे दिया तो मैग्नेटाइट सही हो गया, अगर हेमेटाइट दे दिया तो हेमेटाइट सही हो जाता है। और सिडेराइट भी होता है, इसे स्पैथिक आयरन भी कहा जाता है। इसमें 40% लोहे के कण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको खनिज प्राप्त हो जाता है। फिर खनिज के बाद हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। और दूसरा जो होता है कोक, इसका प्रयोग भट्टी में खनिज लोहे को पिघलाने के लिए किया जाता है तथा खानों से निकाले स्टील कोल को विशेष भट्टियों में गर्म करके इसमें वाष्पशील पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। जो इसमें वाष्प होने वाले पदार्थ होते हैं वो वाष्पित होकर उड़ जाते हैं और बिना धुएं के जमता है तथा राख भी कम बनती है। इसलिए हम कोक का यूज करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर भी ज़्यादा देता है, राख भी कम देता है। चूने का पत्थर, इसका फ्लक्स का यूज करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि ये गलनांक कम कर देता है और कम ताप पर लोहे को पिघला देता है तथा अशुद्धियों के साथ मिलकर धातुओं के ऊपर एक परत बना लेता है। तो जो धातुओं के ऊपर परत बना लेता है उसको स्लैग बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वात्या भट्टी में स्लैग को जो ऊपर जम जाता है उसको अलग कर लेते हैं और जो नीचे लोहा प्राप्त होता है उसको अलग कर लेते हैं। अब पिग आयरन बनाने की विधि इसमें देख लेते हैं कि आयरन ब्लास्ट फर्नेस में तैयार किया जाता है, मैं बता चुका हूँ। तो तैयार करने से पहले उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। इसे ड्रेसिंग कहते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला ड्रेसिंग हो गया, दूसरा कैल्सिनेशन, जिसे ड्रेसिंग क्रिया करने के बाद खनिज को भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद नमी दूर हो जाए। इसके साथ ही इसमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, आर्सेनिक, गंधक, जो सल्फर होती है, अशुद्धियाँ साफ हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसको स्मेल्टिंग करते हैं। साफ तथा सुखाए खनिज के साथ कार्बन तथा फ्लक्स को मिलाए जाते हैं और कोक को कार्बन के रूप में तथा चूने को फ्लक्स के रूप में
प्रयोग किया जाता है। फिर इन तीनों का मिक्सचर को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और वहाँ पर हीट देके पिघलाया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि पहले कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक हो गया पिग आयरन, जो हमको खनिज से प्राप्त होता है, उसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं, कैल्सिनेशन कर लेते हैं और स्मेल्टिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें कोक मिलाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे फ्लक्स मिलाते हैं, जिसमें लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। फिर इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में इसकी प्रक्रिया की जाती है सफाई की। तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। तो ब्लास्ट फर्नेस, ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ब्लास्ट फर्नेस जो होता है 6 मीटर इसका डायमीटर होता है, 6 मीटर का व्यास होता है और ये 30 मीटर ऊंची होती है, मतलब इसकी हाइट होती है। बेलनाकार सिलेंडर के टाइप का होता है और स्टील की चद्दर से बनी होती है। इसके अंदर तरफ जो होता है वो अग्निसह ईंटों से इसका लेप लगाया जाता है। जो ईंटें होती हैं यहाँ पर परत बिछाई जाती है जो आग को सह सके। इन्हें अग्निसह फायर ब्रिक्स भी बोलते हैं। इसके सबसे ऊपर हिस्से में यहाँ पे चार्जिंग डोर लगा होता है। ये चार्जिंग डोर होता है, जिसमें ये तीनों जो मिक्सर जो हमने आपको बताया है वो तीनों मिक्सर इसमें डाल दिए जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे नीचे जाते हैं और टेम्परेचर आप देख रहे होंगे सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे से आग लगती है। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है कि जब नीचे से आग लगती है तो सबसे पहले नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर कम होता चला जाएगा। और ब्लास्ट फर्नेस में जो तीनों का मिक्सचर होता है, इसके डालने का जो अनुपात होता है, खनिज लोहा जो होता है वो 3 अनुपात में होता है, दूसरा कोक वो 2 अनुपात में होता है और 1 अनुपात में होता है चूने का पत्थर, जिसे फ्लक्स बोलते हैं। तो 3 क्या हो गया, ये आयरन हो गया, 2 हो गया कोक और 1 नंबर क्या हो गया लाइम। तो इसको याद रखिएगा ICl करके। तो ICl क्या होता है, 3 2 1, ये इसका अनुपात होता है। ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि क्या अनुपात पे बात्या भट्टी में या ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, कौन सा अनुपात है। तो ऑप्शन में जो जहाँ 3 अनुपात 2 अनुपात 1 दिया हो उसको टिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद एक इसमें टर्म आता है कि 1000 टन पिग आयरन, मतलब 1000 टन पिग आयरन को प्राप्त करने के लिए कितने कोक की जरूरत पड़ती है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो कम से कम 1000 टन ही कोक की जरूरत पड़ती है जलाने के लिए। तो और जो वायु होती है, जो हवा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हॉट एयर ब्लास्ट पाइप लिखा होगा, हॉट एयर ब्लास्ट पाइप। तो वायु की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें 2500 घन मीटर वायु की जरूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो है हम आपको बता रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वो मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से। और फिर इसको इस शुष्क हवा का तापमान, जो ये हवा होती है जो हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, इसका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है। फिर भट्टी के सबसे नीचे का तापमान कितना होता है ये भी पूछ लेता है। तो 1400 से 1500, फिर इसके ऊपर 1250 से लेकर 1300, यहीं पर आयरन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो आयरन होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, आयरन मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो उच्च ताप होने के कारण खनिज लोहा पिघल जाता है तथा नीचे की तरफ बहकर भट्टी के तल में चला जाता है। तो जो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पर भट्टी के नीचे की तरफ ये पिघल के यहाँ पे लोहा प्राप्त हो जाता है और इसके ऊपर स्लैग के फॉर्म में गंदगी अशुद्धियाँ, ये ऊपर जो होता है यहाँ पे अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो जो ये आयरन टैप लगा है, यहाँ से पिघला हुआ आयरन निकाल लेते हैं, इस आयरन टैप से ये पिघला हुआ आयरन निकाल लेते हैं। और जो स्लैग टैप होता है, यहाँ से
स्लैग मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो आयरन, जो पिघला हुआ आयरन होता है उसके ऊपर जमी होती है, वो उसको निकाल लेते हैं। तो स्लैग टाइप का इस्तेमाल और आयरन टाइप का इस्तेमाल पिघले हुए आयरन को निकालने के लिए, अशुद्धियाँ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर जो आयरन निकला हुआ आयरन होता है उसको छोटे छोटे सांचों में ढाल लिया जाता है। छोटे छोटे सांचों में ढालकर इनको ठोस रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे ही पिग्स कहते हैं। छोटे छोटे जो सांचे हैं, छोटे छोटे जो ठोस रूप प्राप्त होते हैं उसे पिग्स कहते हैं। तो पिग्स से फिर आगे कास्ट आयरन बनाया जाता है, इसी से रॉट आयरन बनाया जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं जिससे कास्ट आयरन प्राप्त होता है और रॉट आयरन प्राप्त होता है। तो कास्ट आयरन जिसको ढलुआ लोहा बोलते हैं और रॉट आयरन जिसको पिटुआ लोहा बोलते हैं, इससे पहले बताया जा चुका है। तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब कास्ट आयरन पढ़ते हैं। तो कास्ट आयरन जो होता है, ये देख लीजिए, कास्ट आयरन जो होता है वो पिग आयरन को दोबारा क्यूपला भट्टी होती है एक, उसमें डालने पर कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कास्ट आयरन कैसे प्राप्त होता है। ये क्यूपोला भट्टी होती है, जिसे क्यूपोला फर्नेस बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप इंग्लिश के टर्म ज़्यादातर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश के टर्म दे देता है और हिंदी में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको सेम क्यूपुला भट्टी ही लिख देते हैं, क्यूपुला फर्नेस लिख देते हैं, जिससे कन्फ्यूज ना हो आप। तो इसलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। तो क्यूपुला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है कास्ट आयरन। तो याद रखिएगा सी से क्या है, सी से क्यूपुला है और सी से ही क्या प्राप्त हो रहा है हमको, कास्ट आयरन प्राप्त हो रहा है, ये याद रखिएगा। इस प्रक्रिया में पिग आयरन में मौजूद अशुद्धियां और कम हो जाती हैं। जो पिग आयरन में जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां प्राप्त होती हैं वो और कम हो जाती हैं, परंतु कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है 3 से 3.5% होती है कार्बन। स्वतंत्र रूप में विद्यमान कार्बन की मात्रा इसे नर्म बनाती है, जबकि संयुक्त रूप से कार्बन की मात्रा इसे कठोर तथा भुरभुरा बनाती है। ठीक है। जो कार्बन की मात्रा होती है अगर अगर फ्री है तो क्या इसे बनाएगी, नर्म बनाएगी। और अगर कार्बन की मात्रा कंबाइंड स्टेट में है, यानी कि संयुक्त रूप में है, तो इसे क्या बनाएगी, हार्ड, कठोर बनाएगी। ये बात याद रखिएगा। तो भुरभुरा और कठोर होने के कारण इसकी खिंचाव शक्ति कम हो जाती है तथा दबाव शक्ति अधिक हो जाती है। अगर मान लीजिए जैसे ये आयरन है, ये अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो इसको, इसकी जो खिंचाव की शक्ति जो होती है वो खिंचेगा नहीं, बहुत ही कम हो जाती है। और जो दबाव, इसके ऊपर अगर हम दबाव डालेंगे, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, ये चीज़ बढ़ जाएगी, इसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी याद रखने वाले पॉइंट है। फिर इसके बाद मुख्यतः ये कास्ट आयरन जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, इसमें दिए रखा है। तो सबसे पहले क्या है, ग्रे कास्ट आयरन है। फिर इसके बाद वाइट कास्ट आयरन है। फिर इसके बाद मोल्टेड कास्ट आयरन है। फिर इसके बाद चिल्ड कास्ट आयरन है और एक मैलिएबल कास्ट आयरन है। तो एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन में पढ़ते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 2.5 से 3.7% तक होती है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नरम होनी चाहिए। ये आपने पढ़ा था ना, इससे पहले बताया था, फ्री है तो नर्म है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो नर्म होगी। और सिलिकॉन 1 से 3.1% तक मौजूद होता है। यह 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर पिघल जाता है। इसमें उपस्थित ग्रेफाइट स्नेहक, स्नेहक मतलब होता है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का कार्य करता है। नर्म होने के कारण, देखिए यहाँ पे लिखा है नर्म होने के कारण इसमें आसानी से मशीन किया जा सकता है। मतलब इसकी मशीनेबिलिटी जो होगी, जो हमने इससे पहले आपको यांत्रिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, तो जो इसकी मशीनेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, वो अच्छी होगी। इसमें कंपन रोकने की काफ़ी क्षमता होती है और इसे फ्लेम हार्डनिंग आसानी से किया जा सकता है। मतलब इसको गर्म करके कठोर आसानी से किया जा सकता है। तो ग्रे कास्ट आयरन से क्या क्या बनता है ये देख लीजिए। ग्रे कास्ट आयरन से फ्लाई व्हील, गियर, मशीनों के बेड और बेस बॉडी
और फ्रेम पुली स्लाइड आदि बनाए जाते हैं। तो अब देखिए इसमें ऊपर बताया जा चुका है कि इसमें ये कंपन झेलने की क्षमता जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। जब कंपन झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है, मशीनों के बेड के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब मशीन के नीचे अगर बेड इस ग्रे कास्ट आयरन का बिछाएंगे तो मशीन जब चलेगी तो क्या होगा, कंपन उत्पन्न करेगी। तो कंपन उत्पन्न करेगी तो ये क्या है, उसको सहने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, ये इसको झेल लेगी। ऐसे फ्लाईवील और गियर वगैरह भी होती है, बाइक में लगती है, व्हीकल्स वगैरह में लगते हैं, तो वहाँ भी कंपन हो गया। और फ्रेम पुली, फ्रेम पुली मतलब पुली आपने देखा होगा जो गिरारी टाइप की होती है, वो भी गियर टाइप की होती है, बस गियर में क्या होते हैं, दांते बने होते हैं और पुली में दांते नहीं होते हैं। जैसे कुएं में जब पानी भरते हैं तो वो क्या होती है, पुली होती है, बस बीच में यहाँ से इधर से रस्सी फंसा दी जाती है। और इसमें क्या होता है, गियर में दांते बने होते हैं। तो याद रखिएगा ये ग्रे कास्ट आयरन से ही बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुली या गियर वगैरह किससे बना हो, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो ग्रे कास्ट आयरन होगा। इसके बाद वाइट कास्ट आयरन पढ़ते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 1.7 से 2.3, सिलिकॉन की मात्रा 0.85 से 1.2% होती है, और मैग्नीज कितना होता है, 0.4% होता है, फास्फोरस 0.2% होता है, सल्फर 0.12% तक होता है, और बाकी बचा जो होता है वो लोहा होता है। तो अधिक कठोर तथा भुरभुरा होने के कारण इसे मशीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसकी जो मशीनेबिलिटी है वो कम होगी। क्या होगी, कम होगी, मशीनेबिलिटी कम होगी, तथा चोट मारने पर टूट जाएगा, भंगुरता आ जाएगी इसमें। इसका प्रयोग मैलिएबल कास्ट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैलिएबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था, मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी होता है कि चादर नुमा आकृति में ढाल सकें या चद्दर बना सकें, ये मैलिएबिलिटी होता है। इससे पहले यांत्रिक गुण में इसके पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है मोटल्ड कास्ट आयरन। तो मोटल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, यह ग्रे और वाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। मतलब इसका कलर भी ग्रे और वाइट के बीच में ही होता है लगभग, मतलब थोड़ा सा सफ़ेद में भुरभुरापन होता है। इस पर जंग कम लगता है और तेजाब आदि का असर कम होता है। तो मेन होल कवर, लैंप पोस्ट तथा भट्टियों के गेट बनाने के लिए किया जाता है। तो अब देखिए भट्टियों के गेट बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें तेजाब का असर भी कम होता है, जंग भी कम लगता है, तो बहुत देर तक या बहुत दिनों तक ये चल सकता है। लैंप पोस्ट यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जंग नहीं लगता है। और मेन होल कवर, जो मेन होल कवर होते हैं, जो गटर वगैरह होते हैं, उनके ढक्कन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, ये याद रखिएगा, मोटल्ड कास्ट आयरन में जंग नहीं लगता है, इस वजह से इसको मेन होल के ढक्कन के रूप में, लैंप पोस्ट बिजली के खंभे के रूप में और भट्टियों के गेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जंग रहित होता है, इसका मेन पॉइंट ये है। इसके बाद चिल्ड कास्ट आयरन। तो पिघले कास्ट आयरन को शीघ्र ठंडा करने से चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट क्या है, शीघ्र ठंडा किया जा रहा है, शीघ्र ठंडा करने से चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त होता है। इसमें संयुक्त कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, इसका मतलब ये काफी कठोर होगा। तो केवल कार्बाइड टिप्स टूल द्वारा इसकी कटाई करना संभव है, वरना ये कटाई नहीं कर पाएंगे, इतना कठोर होता है। तो किसकी वजह से होता है इसकी कटाई, कार्बाइड टिप्स, मतलब कि जो लेथ मशीन में टूल्स में उसकी टिप होती है वो कार्बाइड टिप होती है, तो उसकी वजह से इसकी कटाई संभव है। रोलिंग मिल, फ्लोर मिल के रोलर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में इस्तेमाल किया जाता है, रोलर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कठोर होता है। अब मेलिएबल कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन क्या होता है कि वाइट कास्ट आयरन को सही तरीके से एनील करके मेलिएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। अब अनीलिंग क्या होता है, अनीलिंग एक प्रोसेस होता है, अनीलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। मतलब पिघले आयरन को एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर से गुजारते हैं,
पिघले आयरन को पाइप से गुजारते हैं ठंडा करने के लिए। किस लिए गुजारते हैं? ठंडा। पाइप से गुजारते हैं, इसे अनीलिंग कहते हैं। तो मैलेबल कास्ट आयरन कैसे प्राप्त होता है? वाइट कास्ट आयरन से। अब देखिए ऊपर जो वाइट कास्ट आयरन दिया रखा है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि ये मैलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है इसका प्रयोग मैलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। तो सही तरीके से अनीलिंग करने के बाद मैलेबल कास्ट आयरन तैयार होता है। लगभग 18 घंटे लगभग 18 घंटे पहले 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर बक्सों में अनीलिंग की जाती है। ऐसा करने से इसके गुण माइल्ड स्टील जैसे हो जाते हैं। माइल्ड स्टील जैसे हो जाते हैं। माइल्ड स्टील क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, तो इसलिए माइल्ड स्टील जैसे हो जाते हैं। और इनकी चद्दर नुमा जो, अब कार्बन का मात्रा कम हो गई तो क्या हो गया, ये नरम हो जाएगा लोहा। जब लोहा नरम हो जाएगा तो इसको क्या है, चद्दर नुमा आकृति में आसानी से ढाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल व्हील्स, हब, ब्रेक, ड्रम, पैडल, लीवर गैस तथा ऑयल बर्नर, एग्रीकल्चर मशीनरी, पाइप फिटिंग आदि बनाने में किया जाता है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये अनीलिंग प्रोसेस से प्राप्त होता है। ठीक है, ये ज़्यादा मेन पॉइंट है। इसके बाद आता है एलॉय कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन में निकेल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम जैसे और भी तत्व मिला दिए जाते हैं, जिससे इसके गुणों को और अच्छा बनाया जाता है और जंग रहित हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, एलॉय स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल होती है, साइकिल में जो वाइट कलर जैसे हत्थे होते हैं, सब ये क्या है, सिल्वर कलर के होते हैं। तो क्या होता है, निकेल मिला के इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो अब कास्ट आयरन के ये पार्ट्स पढ़ लिए कि 5 प्रकार 6 प्रकार के कास्ट आयरन के ये डिवीजन है। अब कास्ट आयरन कैसे प्राप्त होता है? तो जो कि हमने बताया था कि कास्ट आयरन पिग आयरन को कोपोला भट्टी में गर्म करने के बाद प्राप्त होता है। तो अब इसके लिए हमको कोपोला भट्टी के बारे में पढ़ना होगा। तो कोपोला भट्टी पढ़ लेते हैं। ये कोपोला भट्टी का स्ट्रक्चर है। अब कोपोला भट्टी में ये यहाँ पे स्पार्क एयर स्टेप है, ये चार्जिंग डोर है। तो चार्जिंग डोर में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पिग आयरन डालेंगे, जिससे कास्ट आयरन प्राप्त होगा बाद में नीचे पिघल कर। तो सबसे पहले क्या होता है, शेल होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरा शेल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? शेल बोलते हैं। ये माइल्ड स्टील की प्लेटों का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स होती हैं, याद रखिएगा, माइल्ड स्टील प्लेट से बना होता है। इसको सिलेंडर रूप में या बेलन आकार में ढाल देते हैं और इसके अंदरी दीवार पर फायर ब्रिक्स, अग्नि सह ईंटों का परत होती है, लेयर बिछा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि ये आग को सहने की क्षमता और बढ़ जाती है इसकी। फिर इसके बाद इसके लेग्स होते हैं नीचे, यहाँ पे ये लेग्स दिए हैं। इससे क्या होता है, ये भट्टी सीधी खड़ी हो सकती है इसके सहायता से। इसके बाद बॉटम डोर होता है, नीचे बॉटम डोर होता है। इसके द्वारा भट्टी को बंद करने के बाद, जैसे भट्टी जलने के बाद जब खत्म हो जाता है काम, तो सफाई करने का काम आता है इसमें। और एक यहाँ पर वायु बॉक्स दिया होगा, विंड बॉक्स। तो ये विंड बॉक्स क्या काम करता है, इसके द्वारा ब्लोवर, मतलब कि भट्टी को जलाने में मदद करता है। तो ब्लोवर हवा, ऑक्सीजन पहुँचाते हैं अंदर। इसके बाद यहाँ पर टॉयर्स दिया होगा। यह विंड बॉक्स के अंदर ये जो होल नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको टॉयर्स बोलते हैं। TAYERES।
टॉयर्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये सुराख होते हैं जिससे वायु सीधे भट्टी के अंदर प्रवेश कर सकती है। वायु जो है सीधे भट्टी में प्रवेश कर सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद माइका साइट होल्स होता है। ये टॉयर्स के सामने बने छेद होते हैं। इसके उस तरफ जो ये टॉयर्स के छेद हैं उसके उस तरफ भी छेद होते हैं। उसको माइका साइट होल्स बोलते हैं। माइका साइट होल्स। ये अलग से जो कुछ पॉइंट बता रहे हैं इनको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। माइका साइट होल्स, इसका क्या काम होता है कि ये छेद जो होते हैं इनमें भट्टी की आंतरिक क्रिया को देखने के लिए काम होता है। मतलब कि ये कैसे इसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, गल रहा है सही से कि नहीं सही से गल रहा है। तो क्या होता है कि देखने के लिए इन छिद्र का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चार्जिंग डोर तो बता ही चुके हैं कि चार्जिंग डोर से क्या है कि पिग आयरन को अंदर की तरफ डालते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आता है ये एयर ब्लास्ट पाइप हो गया जिससे हवा जाती है। और इसके बाद स्लैग स्पाउट। स्लैग स्पाउट होता है जो अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करती है। यहाँ से स्लैग जो होती हैं वो बाहर निकाली जाती हैं यहाँ से। ठीक है, अशुद्धियाँ बाहर निकाली जाती हैं। फिर इसके बाद ये टैप होल होता है, टैपिंग स्पाउट। इसको टैपिंग स्पाउट या टैप होल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इससे जो मेल्टिंग आयरन होता है या मेल्टिंग कास्ट आयरन होता है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद कुछ बताने वाला है कि इसमें है। ठीक है, ये स्पार्क एयर स्टॉप हो गया, यहाँ से धुआं या चिंगारी वगैरह निकलती है। ठीक है। फिर हाँ, अब इसमें बताने की चीज़ ये है कि जोन जो क्रूसिबल जोन होता है इसमें 5-6 जोन जो होते हैं भट्टी के अंदर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप जान लीजिए। नंबर एक है क्रूसिबल जोन। भट्टी के 6 जोन में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है क्रूसिबल जोन। इस भाग में पिघली हुई धातु एकत्रित होती है। तो क्या होता है इस भाग में? पिघली हुई धातु एकत्रित होती है। ठीक है, ये क्रूसिबल जोन हो गया। नंबर दो होता है कंबस्शन जोन, जिसको दहन जोन बोलते हैं। दहन मतलब आग लगने वाला। कंबसन जोन। ये जोन जो यहाँ पे ट्वीट्स लगे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर का जोन होता है। जो ये क्रूसिबल जोन होता है ये पहला वाला इसके हो गया। ये ट्वीट्स के ऊपर का जोन होता है वो दूसरा नंबर कंबस्टन जोन होता है। तो इस जोन में कोयला पूरे जलकर ढलाई करने के आवश्यक ताप उत्पन्न कर देता है। जो कोयला जो होता है जलकर, यहाँ पर कोयला जलकर अंतिम ताप मतलब फाइनल जो टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर, वो प्रदान करता है। इसलिए इसको कंबस्टन जोन बोलते हैं। कंबस्टन जोन के बाद तीसरे नंबर पे आता है अपना रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन क्षेत्र। जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, धातु को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और इसका तापमान जो होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें क्या होता है कि धातु जो होता है जो हमने जलाया है उसमें जंग लगने से बचाता है, मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। धातु को जंग से
बचाता है। ये हो गया रिडक्शन जॉइंट। इसलिए इसको रिडक्शन जोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग हो नहीं पाती है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जंग नहीं लग पाता है, इसलिए इसको रिडक्शन जोन बोलते हैं। नंबर फोर्थ इसमें है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन जो होता है ये यहाँ पे होता है। नंबर रिडक्शन जोन यहाँ पे हो गया, रिडक्शन जोन इसके ऊपर हो गया। मेल्टिंग जोन जो ये चार्जिंग फ्लोर है जहाँ पर हम लोग पिग आयरन को डालते हैं कास्ट आयरन कन्वर्ट करने के लिए, ये इसका मेल्टिंग जोन होता है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्या हो गया, मेल्टिंग जोन। इसमें क्या होता है, ये बेड चार्ज के ऊपर होता है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे बेड चार्ज के ऊपरी हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट जोन होता है प्री हीटिंग जोन। कौन सा होता है, प्री हीटिंग जोन। इस जोन में क्या होता है, जो जो पिग आयरन डालते हैं उसका तापमान, उसका तापमान गलनांक के लगभग, या कह सकते हो गलनांक तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये प्री हीटिंग जोन होता है। ये प्री हीटिंग जोन कहाँ होता है, इसमें प्री हीटिंग जोन इसके ऊपर होगा। ये क्या यहाँ पे क्या होता है प्री हीटिंग जोन में, प्री हीटिंग जोन में होता है कि ये जो पिग आयरन हम डालते हैं यहाँ पे चार्जिंग डोर के पास, उसके टेम्परेचर को गलाने के लिए जो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, उसको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाए। फिर इसके बाद क्या होता है, स्टैक जोन। स्टैक जोन ये प्री हीटिंग जोन के ऊपर होता है, क्योंकि हम लोग नीचे से बढ़ रहे हैं ना ऊपर जोन पढ़ने के लिए, तो ये खाली का जोन होता है, ये खाली होता है। स्टैक जोन ये खाली होता है, यहाँ से धुआं वगैरह बाहर निकलता है। अब ये खाली कैसे हुआ, ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जब चार्जिंग डोर यहाँ पे रहे, चार्जिंग डोर यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट डालना जा रहा है पिग आयरन, तो ये जो स्टैक, ये बाकी जो हिस्सा है नंबर 6 बोल सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ नंबर 3 लिख दिया है, ये नंबर 3 ना होके नंबर 5 आएगा। इसको करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया स्टैक जोन। ये खाली हिस्सा होता है, यहाँ से धुआं वगैरह बाहर निकलता है। तो ये क्यूपोला भट्टी हो गया, इसका ये प्रोसेस हो गया, और इसके ये पार्ट्स हो गए कि क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या इसका यूज होता है। अगर इसको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर दी हैं। ठीक है, अब कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन पढ़ लिया हमने, कास्ट आयरन के पार्ट्स पढ़ लिए कि कितने कितने डिवीजन है इसके। फिर इसके बाद कास्ट आयरन कैसे प्राप्त होता है, क्यूपुला भट्टी से प्राप्त होता है, इसके बारे में जान लिया। अब समझते हैं कि रॉट आयरन क्या होता है, जो कि अपना नेक्स्ट लो, नेक्स्ट लोहा है। क्या बोलते हैं इसको, रॉट आयरन, मतलब कि पिटुआ लोहा, और कास्ट आयरन को बोलते थे ढलुआ लोहा। तो रॉट आयरन क्या होता है, ये शुद्ध प्रकार का लोहा होता है। इस पे पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन से पडलिंग भट्टी, अभी देखो इस भट्टी में किस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है पडलिंग फर्नेस का। फर्नेस को हिंदी में भट्टी बोलते हैं। तो इससे पहले जो था उसमें किस भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था, कुपोला भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब रॉट आयरन को प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पडलिंग भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पडलिंग भट्टी में दोबारा पिघलाकर बनाया जाता है, किसको, पिग आयरन को दोबारा पिघलाकर बनाया जाता है। तो पडलिंग भट्टी में कार्बन की मात्रा तथा दूसरी अन्य अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं।
और जो दूसरी अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करके जो शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। तो इसमें रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.15% होती है। और जबकि कास्ट आयरन में कितनी मात्रा थी? 3 से 3.5% थी। उसमें अशुद्धि कार्बन की ज़्यादा थी, इसमें अशुद्धि कम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको रॉट आयरन को शुद्धतम आयरन या शुद्धतम लोहा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुद्धतम लोहा किसे बोलते हैं, शुद्धतम आयरन या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो क्या हो गया? रॉट आयरन हो गया। ठीक है। अब पटलिंग भट्टी में पिघलाने के दौरान लोहे को सीधा संपर्क कोयले से नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखो, कोयले से सीधा संपर्क नहीं किया जा रहा, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कोयले में क्या होता है? कार्बन। अब सीधा संपर्क नहीं किया जाता है तो क्या होता है? कार्बन जो है अपने लोहे में नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो भट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड का लेप करके पिघले पिग आयरन को इसके संपर्क में लाया जाता है, जिससे इसकी अशुद्धियां जल जाती हैं और राट आयरन नर्म, मैलिएबल, डक्टाइल, ऊष्मा या बिजली का अच्छा सुचालक होता है, आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग चैन, रिवर, हुक, पाइप, तारें आदि बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग स्टील बनाने में भी किया जाता है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो है स्टील यानी कि इस्पात, इसको बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। अब देखो मैलिएबल, अब कार्बन क्या है कि कार्बन की मात्रा कम है, तो कार्बन की मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? लोहा नर्म हो गया। तो शुद्धतम जो लोहा होता है वो नर्म लोहा होता है। तो जब नर्म होता है तो क्या इसको चद्दर, मैलिएबिलिटी भी होगी, डक्टाइलिटी मतलब इसको तार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुद्ध भी है, तो शुद्ध होने की वजह से क्या है? ये ऊष्मा और बिजली का अच्छा सुचालक भी हो गया। इसमें अशुद्धियां है नहीं, तो जो बिजली और ऊष्मा जो प्रवाहित होगी उसको रोकने के लिए अशुद्धियां नहीं होती हैं। इसको वेल्ड भी अच्छे से किया जाता है। तो वेल्ड इसलिए अच्छे से होता है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें गलाते हैं लोहे को, तो जब अशुद्धियां हैं नहीं तो जब लोहा गलता है तो उसमें अशुद्धियां उसके ऊपर नहीं जमता है, तो अच्छे से वेल्ड हो जाता है। तो रॉट आयरन बहुत जगह यूज होता है। अब रॉट आयरन के बाद कार्बन स्टील आता है। तो कार्बन स्टील नेक्स्ट पार्ट है रॉट आयरन के बाद का। तो कार्बन स्टील क्या होता है कि लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है, ये कार्बन स्टील ही कहलाता है। और स्टील में केवल कार्बन का मुख्य मिश्रण के रूप में मिलाया जाता है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं मिलाया जाता है। तो क्या क्या मिलाया जाता है स्टील में? कार्बन हो गया प्लस आयरन। तो कार्बन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है वो वेरी करती है। तो रॉट आयरन, तो जो आयरन होता है वो कौन सा होता है? वो रॉट आयरन होता है, शुद्धतम होता है। वो उसी को ही कार्बन स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये शुद्धतम होता है, प्योर होता है। तो रॉट आयरन में पहले से कितना मौजूद है? कार्बन 0.15%। फिर अब कार्बन स्टील में तो कितना मिलाया जाएगा? तो 0.15% से लेके 1.5% तक कार्बन मिलाया जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन मुख्य भूमिका इसमें निर्वाह करेगा, तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज चेंज होगा वैसे वैसे स्टील का मॉडल या स्टील की कठोरता भी चेंज होती चली जाएगी। तो सबसे पहले आता है लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील क्या होता है? इसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% तक होती है। तो कितनी होती है इस वाले में? 0.15 से 0.25% तक होती है। इसे लो कार्बन स्टील कहते हैं। ठीक है। इसे वेल्डिंग, मशीनिंग आसानी से किया जा सकता है, फोर्जिंग भी आसानी से किया जा सकता है, मेलिएबल या डक्टाइल होता है, हार्ड टेम्पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसे केस हार्डनिंग की जा सकती है, परंतु इसकी केस हार्डनिंग की जा सकती है। तो ये तो समझ में आ गया कि डक्टाइल कार्बन की मात्रा कम है, डक्टाइल है, मेलिएबल भी है, और क्योंकि ये नरम लोहा है। ठीक है। इसका प्रयोग वायर, शीट, राउंड, फ्लैट, एंगल, चैनल आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा नट बोल्ट, क्लैंप आदि भी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कितना होता है? 0.25% से 0.7% तक होता है। इसे
मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं। अब देखो कार्बन की मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब ये क्या है, लो कार्बन स्टील से थोड़ा ज़्यादा कठोर हो जाएगा, और इस कठोर जब ज़्यादा हो जाएगा तो डक्टाइल और मेलेबल कम हो जाएगा। इसका प्रयोग तार, पाइप, छोटे एक्सल, साधारण हाथ के औजार, स्प्रिंग आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो जो इससे इससे क्या बनाया जा रहा है, इससे वायर, सीट, राउंड बनाया जाता है क्योंकि ये नरम होता है। अब जब थोड़ा कठोरता बढ़ गई तो क्या हो गया, जो छोटे एक्सल, साधारण हाथ के औजार, पाइप वगैरह बनाने जाने लगे। इसके बाद हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक हो जाती है। तो ये क्या होता है, हाई कार्बन स्टील। ये कठोरतम होता है, ये बाकी कार्बन स्टील से कठोर होते हैं। तो जब कठोर हो गए तो क्या हो गया, अपेक्षाकृत कम डक्टाइल हो गए, कम मेलेबल हो गए। इसे हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। इसका प्रयोग छेनी, रेती, हाइड्रिल, सॉफ्ट स्प्रिंग, हैमर आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हेक्सा ब्लेड या छेनी या फिर रेती ये किस स्टील के बने होते हैं, तो आप बता देना ये हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। अब हाई कार्बन स्टील की प्रोसेस की कितनी विधियां होती हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले सीमेंटेशन मेथड होता है। सीमेंटेशन मेथड में इस विधि में रॉट आयरन को चारकोल के साथ लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिन तक रखा जाता है। इस तरह चारकोल में मौजूद कार्बन की परत रॉट आयरन पर जम जाती है। इस प्रक्रिया से प्राप्त स्टील को ब्लिस्टर स्टील कहते हैं। इस प्रक्रिया से कौन सा स्टील प्राप्त होता है, ब्लिस्टर स्टील प्राप्त होता है। ठीक है, इसे टुकड़ों में काटकर बोरेक्स तथा रेत के साथ दोबारा गर्म करके वेल्ड किया जाता है। फिर ड्राइंग ऑपरेशन द्वारा आकारों में रोल कर लिया जाता है। इसे शियर स्टील भी कहते हैं। इसे शियर स्टील भी कहते हैं। प्रोसेस हम लोग पढ़ लेंगे, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेसेमर प्रोसेस। इस विधि में पिघले हुए कास्ट आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में भरकर उसके ऊपर तेज गति से गर्म हवा छोड़ी जाती है। इस प्रकार कार्बन तथा अन्य अशुद्धियां जलकर बाहर आ जाती हैं। इस विधि से अच्छी किस्म की माइल्ड स्टील प्राप्त होती है। तो माइल्ड स्टील जो प्राप्त होती है वो गुड क्वालिटी की प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस क्रूसिबल विधि या क्रूसिबल प्रोसेस। इस विधि में गुठाली का प्रयोग किया जाता है। गुठाली क्या होता है, ये क्रूसिबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, गुठाली का प्रयोग किया जाता है। तो क्रूसिबल में ब्लिस्टर स्टील के टुकड़ों को काट कर भर देते हैं तथा काफी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो पिघले स्टील को खांचों में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इसमें स्टील की अशुद्धियां जल जाती हैं और कास्ट स्टील जो जमा हुआ ढलवा स्टील होता है वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ओपन हर्थ प्रोसेस। इस विधि में पिग आयरन को पिघलाकर हर्थ के ऊपर प्रोड्यूसर गैस गुजारी जाती है तथा इसमें खनिज लोहा, आयरन, स्क्रैप, चूने का पत्थर डाला जाता है। उच्च ताप होने के कारण अशुद्धियां जल जाती हैं तथा शुद्ध लोहा शेष रह जाता है। यहाँ पर प्योर आयरन प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद है इलेक्ट्रिक मेथड या इलेक्ट्रिक प्रोसेस। आज के युग में स्टील जल्दी बनाने के लिए बिजली की भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से कार्बन तथा अन्य तत्वों की मात्रा को आवश्यकता अनुसार कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए इसे आर्क भट्टी या हाई फ्रिक्वेंसी दो प्रकार की भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आर्क भट्टी और हाई फ्रिक्वेंसी भट्टी है ये दोनों भट्टी किस में आती हैं, इलेक्ट्रिक मेथड में आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेथड में आती हैं। तो ये अपने प्रोसेस हो गए जो कार्बन स्टील प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो कार्बन स्टील में मेन इम्पोर्टेंट जो है एलॉय स्टील आता है।
तो एलॉय स्टील हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। एलॉय स्टील में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। एलॉय स्टील, अब जो कि हम लोग जानते हैं कि स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है। स्टील में मेन भूमिका किसकी होती है, कार्बन की होती है, जो आयरन के साथ 0.15 से 1.5% तक होता है। ठीक है। अब कार्बन के अलावा और भी अगर कोई चीज मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, एलॉय स्टील कहलाएगी। तो और भी क्या क्या चीज मिलाई जाती हैं, जैसे देख लो, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, और वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये चीजें अगर मिला के हम स्टील मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एलॉय स्टील प्राप्त होता है। ठीक है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, स्टील में आता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील जो होता है इसका प्रयोग अधिक कटाई या अधिक गति से जो कटाई करने वाले टूल्स होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कटाई टूल्स में, या कटिंग टूल्स जिसको बोलते हैं, कटिंग टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। यह कटिंग टूल जल्दी घिसते नहीं है। ठीक है। हाई स्पीड स्टील इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो कटिंग टूल्स होते हैं उसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जल्दी घिसते नहीं है। शेपर, प्लेनर आदि टूल्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शेपर हो गया, प्लेनर हो गया, ये मशीनें होती हैं, इनमें भी इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग शेपर और प्लेनर में किया जाता है। नंबर 2 आता है निकिल स्टील। तो निकिल स्टील में क्या होता है, इसमें निकिल की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो 5% तक निकिल मिलाया जाता है, जिससे क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसकी इलास्टिसिटी बढ़ी हो जाती है। और 27% से अगर अधिक मिला देते हैं, 27% से अगर अधिक निकिल मिला देते हैं तो ये नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, मतलब अचुंबकीय हो जाता है। लोहा जो है अचुंबकीय हो जाता है। ठीक है। और जो एक निकिल स्टील टेप भी आता है, सिविल वाले बच्चे यूज करते हैं इस टेप का प्रयोग। तो जो निकिल स्टील टेप फीता होता है नापने का, इसे इनवार टेप भी कहते हैं, इनवार स्टील टेप। इसमें निकिल जो होता है वो 36% होता है। ये याद रखने की ज़रूरत है, ये अक्सर पूछा जाता है, सिविल वाले बच्चों को तो बिल्कुल याद करना ही है। नंबर तीसरा आता है क्रोमियम स्टील। अब क्रोमियम स्टील में क्या होता है, क्रोमियम स्टील में क्रोमियम को मिलाया जाता है। कितना परसेंट तक होता है, 12% तक क्रोमियम मिलाया जाता है। तथा ये इसमें 6% निकिल का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निकिल के बिना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। निकिल का भी प्रयोग किया जाता है, और ये नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। अब कार्बन जो है 2% कार्बन और 8% क्रोमियम। कार्बन कितना, 2% कार्बन, 8% क्रोमियम और 3.2% निकिल मिलाने पर जो लोहा प्राप्त होता है वो किस में इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है गियर में। ये याद रखिएगा, जो गियर बनाने के लिए होता है, कार्बन 2% होता है, क्रोमियम 8% होता है, और निकल 3.2% होता है। नेक्स्ट आता है वेनेडियम। वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील में वेनेडियम को मिलाते हैं, इससे क्या होता है, टफनेस बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है। और इसका प्रयोग जो होता है धारदार टूल्स में करते हैं। ये धारदार टूल्स में करते हैं, उससे क्या होता है, ये कम घिसता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है कोबाल्ट स्टील। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट को मिलाते हैं, कोबाल्ट को मिलाया जाता है, और अगर 30% से अधिक कोबाल्ट को मिला दिया जाता है, अधिक कोबाल्ट मिलाया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, परमानेंट मैग्नेटिक बन जाता है, मतलब स्थायी चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील में क्या होता है कि 0.3% से 0.4% वाले कार्बन स्टील होती है, और इसमें 8% क्रोमियम होता है, और 7% मैग्नीज होता है। तो ये, और इसमें 2% सिलिका भी होता है। इससे प्राप्त जो स्टील होती है उसको किस में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इसमें लचक बनी रहती है। ठीक है। इसके बाद आता है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील, अब इसमें टंगस्टन की मात्रा को मिलाया जाता है। अब टंगस्टन कितना होता है, यह लगभग 20% मिलाया जाता है, 20% टंगस्टन मिलाया जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग भी कटिंग टूल्स में किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हार्डनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। इसके बाद आता है मैग्नीज स्टील। इसमें मैग्नीज को मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा होती है 15% तक। इस मिलाने से यह हार्ड हो जाता है, और इसकी मशीनेबिलिटी जो होती है, मशीनेबिलिटी हार्ड होने की वजह से मशीनेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इसका प्रयोग किस में किया जाता है, कमानी बनाने में। जो व्हीकल्स की कमानी होती है नीचे लगती हैं टायर के ऊपर, जर्क झेलने के लिए, और इसका उपयोग पटरियाँ बनाने के लिए किया जाता है। जो रेल की पटरी होती है उसको बनाने के लिए मैग्नीज स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, और रोलिंग मशीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ दे क्या ना पूछे। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया अपना फेरस मेटल का पार्ट, ये सारा किसका पार्ट हो गया, फेरस मेटल का। अब इसके बाद आते हैं अलौ धातुओं में, जो होते हैं नॉन फेरस, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है एल्युमिनियम। इसमें सबसे पहले आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो होता है वो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, तो जिसका एक अयस्क होता है जिससे हमको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो सबसे फेमस इसका अयस्क है बॉक्साइट। यहाँ से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस की मेथड से इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, इसमें प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है। शुद्ध एल्युमिनियम जो होता है उसकी शक्ति कम होने के कारण इसमें इसको मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध एल्युमिनियम होता है जो बहुत ही मुलायम होता है, नर्म होता है। तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ या बहुत सारे अलग से मेटल्स मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका, इसमें जानने वाली बात है इसका गलनांक अक्सर पूछ देता है, तो गलनांक याद रख लीजिए 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व 2.7 होता है।
ठीक है। कलर नीले टाइप, हल्के नीले टाइप का होता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो होता है पानी वाले जहाज की बॉडी बनाने में किया जाता है, बर्तनों में ऊपर लेप या पेंट करने के लिए किया जाता है, और बिजली के तार बनाने में भी किया जाता है। बिजली के तार बनाने में भी किया जाता है। नंबर दूसरा आता है इसी में तांबा, कॉपर। तो कॉपर क्या होता है? सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। यह शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, ये भी इस खनिज में पाया जाता है। इसका अयस्क जो होता है, इसका अयस्क कॉपर पाराइट। कॉपर पाराइट से प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसका रंग जो होता है, इसका कलर रेड कलर का होता है, रेडिश होता है शुद्ध कॉपर का। इसका गलनांक, इसका गलनांक होता है 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह इसका घनत्व जान लो, इसका घनत्व होता है 8.94। यह एक ऐसी धातु होती है, ये भी एल्युमिनियम की तरह नर्म होती है। अब नर्म होती है तो क्या होती है? इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है और मेलिएबिलिटी, धातु भरदीयता पाई जाती है। मतलब तार के और चद्दर के रूप में इसको बनाया जाता है। और ये सुचालक अच्छा सुचालक, गुड कंडक्टर होता है ऊष्मा का और विद्युत का, दोनों का। ऊष्मा या विद्युत दोनों का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल है जिंक, यानी कि जस्ता। तो ये भी शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। इसका अयस्क होता है, जहाँ से जस्ते को प्राप्त किया जाता है, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड से प्राप्त करते हैं या जिंक कार्बोनेट से प्राप्त करते हैं। इसका कलर जो होता है वो एल्युमिनियम जैसा होता है। इसका गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका घनत्व जो होता है वो 7.0 होता है। और इसका प्रयोग जो होता है मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है, या किसी दूसरी धातु के ऊपर परत चढ़ाने का काम में इस्तेमाल करते हैं। बिजली के सेल बनाने के इस्तेमाल करते हैं, बिजली के सेल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिंक पेंट भी आता है, तो पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं बनाने में। दवाई में भी इस्तेमाल करते हैं। जिंक का डस्ट होता है, जिंक डस्ट या जस्ता धूल, उसको दवाई में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल है लेड, यानी कि सीसा। ये भी शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। इसका अयस्क
गैलेना होता है। ये गैलेना से प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है। इसका कलर ब्लूइश होता है, नीले कलर का होता है, ब्लूइश टाइप का हल्का सा। इसका कलर ब्लूइश ग्रे वाइट होता है। इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका घनत्व 11.3 होता है। ये भी नर्म धातु होती है। जब नर्म धातु होती है तो क्या होता है इसमें? धातु वर्ध्यता और तन्यता के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी मिश्र धातुएं मिलाकर बनाई जाती हैं। सीसा को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। सबसे इसका प्रमुख प्रयोग जो लेड एसिड बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी होती है, तेजाब वाली बैटरी, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है। बिजली के तार भी बनाए जाते हैं। इस पेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, पेंट में भी मिलाया जाता है। और बंदूक की गोलियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बंदूक की गोली में और तेजाब वाली बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा लेड में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल है टिन। तो टिन का अयस्क होता है, ये भी शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। इसके अयस्क का नाम टिन स्टोन होता है। इससे प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व 7.3 होता है। ये भी नर्म धातु होती है, जिसकी वजह से धातु वर्ध्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका प्रयोग पीतल के बर्तन बनाने में किया जाता है। पीतल के बर्तन में मिश्र धातु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और पीतल के बर्तन के ऊपर कलई लगाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, पीतल के बर्तन का क्षय या उसमें जंग नहीं लगता है। और इसकी टिन कोटिंग दूसरे धातु पे भी की जा सकती है, इसकी परत चढ़ाई जा सकती है। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। बियरिंग मेटल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो बियरिंग मेटल होता है उसमें भी टिन का इस्तेमाल करते हैं। तथा सोल्डर भी बनाने के लिए टिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नॉन फेरस एलॉय पढ़ेंगे और लौह अलौह धातुओं में अंतर पढ़ेंगे। कुछ चालकता सुचालकता के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।